गुड मॉर्निंग गाइस। हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मेनिंजाइटिस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहले लेक्चर के अंदर हमने मेनिंजाइटिस के पहले लेक्चर में एटियोलॉजी को डिस्कस किया, फिर उसकी टाइप्स थी एक्यूट बैक्टीरियल, कोरोना बैक्टीरियल, वायरल, उनको डिस्कस किया, उनके कॉमन फीचर, कंट्रास्टिंग फीचर, और कंट्रास्टिंग फीचर के बाद फिर हम उसकी मैनेजमेंट को डिस्कस किया। मैनेजमेंट के अंदर हमने CSF रिपोर्ट को सारा स्टडी किया, फिर लास्ट में हमने उसकी ट्रीटमेंट वगैरह की। अब आज हमारे पास कुछ टाइप्स हैं और कुछ पहले हम पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरियल और वायरल को तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे पास कुछ थी फंगल और पैरासाइट जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट के अंदर होती है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट के अंदर जब भी इस तरह का केस आएगा, हमेशा वो कहेंगे कि नॉन केस ऑफ HIV एड्स या इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेडेक, नेक स्टिफनेस, फीवर। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी? सबसे पहले हमारे पास है क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस। क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस जो है, जो मेन कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। इस तरह अगर नमूनिया के साथ आ जाए तो नमूनिया के साथ हमारे पास कौन सा फंगल इन्फेक्शन है? एस्परजिलोसिस। क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस के अंदर एजेंट हमारे पास वही क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस हमारे पास फंगल इन्फेक्शन है। नाउन केस ऑफ HIV एड्स होगा, फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे CSF एग्जामिनेशन, और CSF एग्जामिनेशन के अंदर हमें क्या फाइंड होगा? रिवील हाइफी माइकीलियम। हाइफी के जो माइकोलॉजिस्ट होता है ना, तो वो जब भी इसका एग्जामिनेशन करेगा CSF का, तो क्या यूज़ करेगा? स्टेन बाय इंडियन इंक। वो इंडियन इंक यूज़ करेगा और वहाँ हमें हाइफी नज़र आएंगे तो हमारे जहन में आएगा इट इज़ अ केस ऑफ क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस। ट्रीटमेंट एंटी फंगल IV एम्फोटेरिसिन वगैरह यूज़ करेंगे, एम्फोटेरिसिन B ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंगल भी हो गया। अब लास्ट में हमारा क्या था? पैरासाइट। पैरासाइट जो मेनिंजाइटिस कॉज सकता है वो है हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मा, सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इस तरह अगर नमूनिया का केस आया तो उसमें हमने पढ़ा था PCG, न्यूमोसिस्टिक जिरोवेसी। अच्छा जी, सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस एजेंट हमारे पास क्या है? टॉक्सोप्लाज्मा गांडी, प्रोटोजोआ फैमिली के साथ बिलोंग करता है। नाउन केस ऑफ HIV एड्स होगा, फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस और अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इसलिए होगी कि ये मेनिंजाइटिस के साथ साथ हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर को भी इन्वॉल्व करता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? CT ब्रेन करेंगे। CT ब्रेन के अंदर हमारे पास कुछ सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन होगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? रिंग इन्हांसिंग लीजन। जब भी कोई केस आएगा, बहुत ज़्यादा कॉमन है, A known case of HIV AIDS has been presented with fever, altered state of consciousness, CT brain plane show ring enhancing lesions। तो हमारे ध्यान में क्या आ जाएगा? इट इज़ अ केस ऑफ सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? IV कोट्राइमेक्सोजोल या सेप्ट्रॉन के नाम से जो आती हैं वो हम यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आया था एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के अंदर हमारा जब भी CSF का कल्चर करेंगे वो हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसमें वायरस हो सकता है, स्पायरोचीट हो गए, फंगल हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। वायरस के अंदर हमने देखा गया, बैक्टीरिया के अंदर तो हमने देखा ना वहाँ कल्चर हो सकता है। इवन कि क्रोनिक बैक्टीरिया TB उसका भी कल्चर हो सकता है, लेकिन वो क्या कहता है? टाइम लेता है, 6 to 8 वीक लेता है। वायरल के अंदर नहीं होता कल्चर। स्पायरोचीट के अंदर हमारे पास सिफिलिस थी, ट्रेपोनीमा पैलिडम, उसके बाद लेप्टोस्पायरी, बोरीलिया, ये सारे हमारे पास, लेम डिजीज़, वाइल्ड डिजीज़, वो सारी हम जो पढ़ी थी। फिर उसके बाद फंगल हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है। ये हमारे पास एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के अंदर होगा। नॉन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस के अंदर हमारे पास मेनिंजियल इरिटेशन बाय मेनिंजियल सेल्स। अब मेनिंजियल सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से जब मेनिंजियल इरिटेशन होगी तो उसको क्या नाम देंगे? उसको नॉन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस। अब उन सेल की मेलिग्नेंसी हो सकती है, मेलिग्नेंट सेल हो सकते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे पास क्या है? ब्लड मेलिग्नेंसी, ल्यूकीमिया। फिर हमारे पास जो ब्लड है उसके अंदर RBCs वो रिच हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। उनकी वजह से क्या होगा कि मेनिंजियल इरिटेशन होगी, और उसको क्या हम नाम देंगे? सबरेक्नाइड हैमरेज। सबरेक्नाइड हैमरेज, इट इज़ द ब्लीडिंग इन CSF, क्योंकि सबरेक्नाइड के अंदर क्या होता है? CSF होता है। अगर वहाँ ब्लीडिंग हो जाए, वहाँ RBC ज़्यादा हो जाए, तो उसको क्या नाम देंगे? इट इज़ ब्लीडिंग इनटू CSF। ड्रग क्या देंगे? एमसेट, ट्राइमेथोप्रेम वगैरह यूज़ करेंगे। रिकरेंट मेनिंजाइटिस। रिकरेंट मेनिंजाइटिस मोस्टली कॉमन उनमें होता है जिनमें फ्रैक्चर बेस ऑफ स्कल होता है। बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर हो तो उसमें ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? MRI बेस ऑफ स्कल की। इट कैरीज वेरी गुड प्रोग्नोसिस, बहुत अच्छा इसका प्रोग्नोसिस है। डू नॉट हैव सिस्टेमिक कम्प्लिकेशंस। ये मोस्टली जो पेशेंट होता है ना, अगर किसी को नॉर्मली फ्रिंजाइटिस वगैरह हुआ और साथ उसको फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल है, तो वो जो फ्रिंजाइटिस जो है ना उसके साथ मोस्टली ज़्यादा कॉमन होता है कि अगर पेशेंट को फ्रिंजाइटिस हुआ, ओनली अक्कर व्हेन एवर फ्रिंजाइटिस हुआ और वही बैक्टीरिया जाके ऊपर बेस ऑफ स्कल को
क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा और साथ क्या हो जाएगा, रिकरेंट मेनिंजाइटिस हो जाएगा। इसके अंदर सिस्टेमिक कम्युनिकेशन इसलिए नहीं होती ना क्योंकि ये जो है ये मेनिंजाइटिस में ना जो हमारा जो बैक्टीरिया है ना वो मोस्टली ब्लड के अंदर नहीं इन्वॉल्व इन हो रहा होता, वो जस्ट फ्रिंजाइटिस हुआ, फ्रिंजाइटिस से वो सिंपल ब्रेन के अंदर चला गया। और तो सिस्टेमिक मोस्टली ज़्यादा ब्लड को इन्वॉल्व नहीं करता, तो इसलिए सेप्टिक शॉक और DIC वगैरह की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये बहुत कम हो जाती हैं। ट्रीटमेंट क्या है, 100% रिकवर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। उसके बाद आया था हमारे पास प्रोफिलैक्सिस। जिस तरह हमने नमूनिया के अंदर प्रोफिलैक्सिस पढ़ा था कि न्यूनेट के अंदर क्या करना है, बच्चों के अंदर चाइल्डहुड में, अडल्ट के अंदर क्या करना है, इस तरह इसमें भी हमारे पास कुछ प्रोफिलैक्सिस है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन वो होती है जब हम कोई भी किसी चीज़ की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हो तो हम वैक्सीन इंजेक्ट करेंगे और वो वैक्सीन हम बॉडी को एक्टिवेट करेंगे और कहेंगे कि जी ये वैक्सीन है, इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाओ, और वो उसके ख़िलाफ़ फिर एंटीबॉडीज़ बनेगी तो फिर वो इम्यूनाइजेशन वगैरह हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, इंजेक्शन मेनिंजोकोकल वैक्सीन है हमारे पास 1 ml IM इंट्रामस्कुलर देंगे हम। और एक तो ये चलो जरी एक मेनिंजाइटिस हो गया। वैसे हम इंडिकेशन इसकी ख़ास क्या है इस वैक्सीन की, या पोस्ट स्प्लीनेक्टमी हो सकती है। पोस्ट स्प्लीनेक्टमी क्यों, क्योंकि हमने पढ़े थे कि या तो निमोकोकस हो सकता है, H इन्फ्लुएंजा हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। ये जो है ना ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और इनको रिमूव करने के लिए हमें स्प्लीन की ज़रूरत होती है। जब स्प्लीन ही रिमूव कर देंगे तो उनकी वैक्सीन हम बहुत ज़रूरी है हमारे पास तकरीबन 2 to 3 वीक्स बिफोर स्प्लीनेक्टमी, ताकि इनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन चुकी हों और जब भी स्प्लीन रिमूव कर लें तो इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस कम हो। पोस्ट स्प्लीनेक्टमी हो सकती है, या इम्यून कम्प्रोमाइज़ पेशेंट है उनमें हम कर सकते हैं, या फिर मैस गैदरिंग लाइक हज, वहाँ अगर कोई है हो रही है, पेशेंट जा रहा है या तो उसको हम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, मेनिंजोकोकल वैक्सीन लगा सकते हैं। फिर दूसरी बात आ सकती है पोस्ट एक्सपोजर। पोस्ट एक्सपोजर वो होता है कि यह मतलब यानी अगर कोई पेशेंट आ गया ER के अंदर और उसको सस्पेक्टेड क्या है, मेनिंजाइटिस है, और आप उसके साथ रहे, और इवन कि अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई इस तरह का मेम्बर है तो आप उससे एक्सपोज हो गए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप कीमोप्रोफिलैक्सिस होता है टू कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन बाय इनटेकिंग एंटीबायोटिक्स। हमने एंटीबायोटिक्स लेनी है, और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है हमारे पास रिफेम्पसिन है। रिफेम्पसिन हमने पिछले एक लेक्चर में भी पढ़ा था कि इट इज़ एंटी TB, TT की जो होती है ना थेरेपी, उसके अंदर रिफेम्पसिन वन ऑफ द ड्रग है। लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है क्योंकि इसके साथ इसका ज़्यादा कोरिलेट है। 600 mg BD में देंगे फॉर 2 days। या फिर अगर रिफेम्पसिन नहीं ले सकते तो हम क्या करेंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg पर ओरल वंस डेली ले लेंगे। ठीक है। आउटकम ऑफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस क्या है कि अगर सपोज एक पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया, तो उसको क्या होगा, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का 100% मोर्टेलिटी है अगर उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो। ये 100% मोर्टेलिटी है क्योंकि इसके अंदर सेप्टिक शॉक और DIC होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या होगा, 100% मोर्टेलिटी अगर हमने उसे ट्रीट ना किया। अगर हमने ट्रीट कर लिया टाइम पे, तो टाइम पे ट्रीट करने के बाद हमारे पास 40% मोर्टेलिटी रह जाएगी, डेथ रेट। उनमें से अगर जो 60% मतलब हम उसको बचा लेंगे डेथ से, मोर्टेलिटी जो है कम हो जाएगी 60%। तो उस 60% में भी 20% ऑफ 60% में भी जो 20% होगा वो नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन उन 60% में भी जो 40% होंगे ना, उनके अंदर भी मुख्तलिफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट वगैरह हो जाएगा, लाइक पैरालिसिस वगैरह, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के बाद पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब 100% मोर्टेलिटी अगर ट्रीट ना किया, और अगर ट्रीट कर लिया तो हम उसकी 60% मोर्टेलिटी को कम कर लेंगे। लेकिन उस 60% मोर्टेलिटी के अंदर भी 20% हम पेशेंट जो है बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है, लेकिन 40% क्या है उसके साथ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होंगे, लाइक पैरालिसिस वगैरह।